हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलफ़शा और आप सभी देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी TUSOL। आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी स्क्रीन पर ही देख सकते हैं, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है ये आपके सेमेस्टर 2 की होने वाली है। सेमेस्टर 2 में जो आपकी बुक है जिसका नाम है भारत की विदेश नीति, यानी आज की इस वीडियो में हम लोग जो ये वाली बुक है भारत की विदेश नीति, इसके जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उन्हें कवर करेंगे। देखिए, हम लोग सारे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर इस बुक के कवर करने वाले हैं। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पॉर्टेंट है, ये हमारे सेमेस्टर 2 की होने वाली है। एंड देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चंस पूरी पूरी आने की चांसेस हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना एंड सभी वीडियोस को देखकर उन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारी जो यूनिट 1 है जिसका नाम है भारत की विदेश नीति, यानी सबसे पहले हम यूनिट 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे हम उन्हें देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। देखिए, ये सारे ही क्वेश्चन जो है बिल्कुल ऐसे ही लिखे गए हैं जैसे आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, यानी इंट्रोडक्शन, फिर भूमिका, फिर सारी चीज़ें, उसके बाद में निष्कर्ष, सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारत की विदेश नीति से आप क्या समझते हैं, यानी भारत की विदेश नीति से आखिर आप क्या समझते हैं, क्या होती है विदेश नीति, जिसके प्रमुख निर्धारण तत्वों का विस्तारपूर्ण वर्णन कीजिए। यानी इसके जो प्रमुख निर्धारण तत्व हैं विदेश नीति के हमारे, वो भी आपको इस क्वेश्चन में बताने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे परिचय। परिचय में आप क्या लिखेंगे, विदेश नीति किसी भी देश की जो राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संचालित करने वाली रणनीति या रणनीतिक योजना होती है, वही हमारी विदेश नीति होती है, जो कि राष्ट्रीय हितों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सही व्यवस्था से चलाती है। ठीक है, ये नीति घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कारकों पर प्रभावित होती है और देश की सुरक्षा, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक पहचान और वैश्विक स्थिति को मजबूत करती है। वोल्टेज के अनुसार विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना होता है, जो कि आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक और सांस्कृतिक आयामों में शामिल होता है। यानी इन सभी चीज़ों को प्राप्त करना ही विदेश नीति का लक्ष्य होता है। भारत की विदेश नीति का विकास स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही गुटनिरपेक्षता, शांति और सह अस्तित्व जैसे सिद्धांतों पर आधारित हो गया। भारत की विदेश नीति को समझने के लिए निर्धारित तत्वों को जानना आवश्यक है, यानी जो निर्धारित तत्व हैं हमें उन्हें आवश्यक है कि हम उन्हें जाने, तभी हम उसे देख पाएंगे। जैसे कि अगर घरेलू की बात करें तो भौगोलिक स्थिति हो गई, राजनीतिक परंपराएं हो गई, आर्थिक विकास हो गया, और अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो वैश्विक शक्ति संरचना, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, वैश्वीकरण, ये सभी जो हैं वो हमारे इंटरनेशनल लेवल पर हो जाते हैं, और दोनों को प्राप्त करना और दोनों में संतुलित करना ही हमारी जो विदेश नीति है उसका कार्य होता है, जो स्वायत्ता, आत्मनिर्णय और गुटनिरपेक्षता जैसे सिद्धांतों पर टिकी होती है। आज के समय में जब बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, भारत की विदेश नीति यथार्थवाद और आदर्शवाद के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास कर रही है, क्योंकि देखिए दोनों में संतुलन भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यथार्थवाद में और आदर्शवाद में। आप, आई होप आपने ये यथार्थवाद एंड आदर्शवाद पढ़ा होगा सेमेस्टर 1 में भी। अगर आप हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा, क्योंकि ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अब हम देखेंगे विदेश नीति की परिभाषा और महत्व, यानी जो विदेश नीति है उसकी क्या परिभाषा दे सकते हैं और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। विदेश नीति किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को निर्धारित करने वाली नीति होती है, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को ये संतुलित करती है, जो राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। यह नीति देश की आंतरिक और बाह्य दोनों पहलुओं को प्रभावित करती है। विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य देश की सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि और वैश्विक प्रतिष्ठा को बढ़ावा देना होता है। अप्पादोराई के अनुसार विदेश नीति प्रतिबद्धता और शांति के बीच संतुलन का आधार होती है, यानी ये जो है ये इन दोनों में संतुलन बनाती है। इनके अकॉर्डिंग भारत की विदेश नीति स्वतंत्रता के बाद ही गुटनिरपेक्षता, शांति और सह अस्तित्व जैसे सिद्धांतों पर आधारित है। यानी जब से हम आज़ाद हुए हैं हमने गुटनिरपेक्षता को अपनाया, शांति को अपनाया और सह अस्तित्व को अपनाया। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की गुटनिरपेक्षता आंदोलन की शुरुआत की, जो शीत युद्ध के दौरान भारत को स्वतंत्र और तटस्थ रखने में मदद करती है, क्योंकि हम शीत युद्ध में शामिल नहीं होते। ये हमारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध जब शुरू होता है तो हम तटस्थ रहते हैं, यानी सबसे अलग रहते हैं और गुटनिरपेक्षता की जो नीति है उसे अपना लेते हैं। आज के समय में भारत की विदेश नीति आर्थिक विकास, सुरक्षा और वैश्विक नेतृत्व
जैसे उद्देश्यों पर केंद्रित हो गई है, क्योंकि आज हम ये सारी चीज़ें ही अपने ये जो विदेश नीति है उसमें देखते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे भारत की विदेश नीति के प्रमुख निर्धारित तत्व, यानी जो भारत की विदेश नीति है उसको निर्धारित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे घरेलू निर्धारित तत्व, यानी जो हमारे घर के अंदर यानी देश के अंदर वाले तत्व होते हैं वो कौन कौन से हैं जो हमारी जो विदेश नीति है उसको एक तरह से रखते हैं या एक तरह से उसको सेट करते हैं। तो पहला हम देखेंगे भौगोलिक स्थिति, यानी भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसको हम इसमें देखेंगे। भारत दक्षिण एशिया में स्थित है, ये तो आपको पता ही होगा, और हिंद महासागर के केंद्र में पड़ता है, जिससे इसे रणनीतिक महत्व जो है वो प्रदान होता है। भारत की सीमाएं 7 देशों से मिलती हैं, जिसमें पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और अफगानिस्तान शामिल है। सुरक्षा में भी हमारा जो देश है वो बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में है, क्योंकि जो हमारा उत्तर है, उत्तर में जो हिमालय पर्वत है वो हमारी एक तरह से प्राकृतिक रूप से सुरक्षा करता है, जबकि हिंद महासागर व्यापार और ऊर्जा संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। भारत की भौगोलिक स्थिति इसे हिंद प्रशासन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खाड़ी बना देता है, यानी ये एक तरह से सही सभी डायरेक्शन से या सभी जगह से एक तरह से सुरक्षित हम इसे मान सकते हैं। अगर उदाहरण के लिए आप लिखेंगे तो 1962 का भारत चीन युद्ध भारत की सीमा सुरक्षा को लेकर कठिन चुनौतियों को दर्शाया गया था। एंड 1971 का बांग्लादेश मुक्त युद्ध भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा को सक्रिय भूमिका को दिखाया गया था, यानी जो भारत की इस सुरक्षा है उसको सक्रिय भूमिका में हम देख सकते हैं। उसके बाद में इसमें आप लिखेंगे राजनीतिक परंपरा और लोकतांत्रिक मूल्य। किस तरह से भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ संसदीय व्यवस्था है, और भारत की जो विदेश नीति है वो लोकतंत्र, शांति और अहिंसा जैसे मूल्यों पर आधारित है। नेहरूवादी विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता, पंचशील सिद्धांत और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व जैसे सिद्धांत शामिल किए गए हैं। भारत ने उपनिवेशवाद का विरोध किया और तृतीय विश्व के देशों के जो हित थे उन्हें बढ़ाया। उदाहरण क्या लिखेंगे आप इसमें? पंचशील जो समझौता हुआ था जो कि हमारा 1954 में हुआ था भारत और चीन के बीच में शांति सह अस्तित्व को लेकर। ठीक है, उसके बाद में गुटनिरपेक्षता आंदोलन, जिसको हम NAM के नाम से भी जानते हैं। भारत की नेतृत्व भूमिका ने इसे तृतीय विश्व का नेता बना दिया था, यानी ऐसे देश जो सेकेंड और द्वितीय में नहीं आते थे उन्हें तृतीय जो विश्व है उसमें रखा गया था। अब हम देखेंगे आर्थिक विकास और संसाधन। किस तरह से भारत की विदेश नीति आर्थिक विकास पर केंद्रित है। 1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद भारत की वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण की नीति अपनाई, जो आर्थिक विकास को गति देने में मदद मिली। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और G20 का भी सदस्य है, ब्रिक्स का भी, और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB जैसे संगठनों का सक्रिय भूमिका निभा रहा है या फिर सक्रिय भागीदार बन गया है। उदाहरण के लिए आप लिखेंगे मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी पहले आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई हैं। लुक ईस्ट पॉलिसी पूर्वी एशिया के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दे रहा है या फिर मजबूत कर रहा है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सैन्य शक्ति और सुरक्षा, यानी हम इसमें किस तरह से जो हमारी सैन्य शक्ति है और सुरक्षा है उसको देख सकते हैं। भारत की विदेश नीति सैन्य शक्ति की भी प्रभावित है। 1962 के चीन युद्ध और 1965 और 1971 के पाकिस्तान युद्ध ने भारत की सैन्य मजबूती की आवश्यकता को समझा। आज भारत परमाणु संपन्न देश है। आपको भी पता होगा हमारे भारत के पास भी परमाणु बम जो है वो है, और सैन्य आधुनिकीकरण पर जोर देता है। अग्नि, ब्रह्मोस और तेजस जैसे मिसाइलों ने भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत किया है। यानी देखिए ये जो है अग्नि, ब्रह्मोस और तेजस, ये तीनों जो है ये एक मिसाइल हैं और जो हमारे देश को मजबूत करने में मदद करती हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे उदाहरण किस तरह से 1974 का पोखरण परमाणु परीक्षण ने भारत को परमाणु क्लब में शामिल कर दिया, यानी इस परीक्षण के बाद ही हमारे पास परमाणु जो बम है वो आ गए थे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे 1998 के पोखरण 2 परीक्षण ने भारत को परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया, यानी इसके बाद हमारे पास भी परमाणु जो शक्तियां हैं वो आ गई थी, यानी हमने परमाणु बम बना लिए थे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत, यानी हमारे पास सांस्कृतिक और ऐतिहासिक भी विरासत है, जैसे कि बौद्ध धर्म हो गया, हिंदू धर्म हो गया और जैसे जैन धर्म हो गया। जैसे धर्मों को एशियाई और अफ्रीकाओं में प्रसार भारत को सांस्कृतिक नेता के रूप में स्थापित करता है, क्योंकि हमारे देश से ही ये सारे जो धर्म हैं वो फैले हैं।
वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व जो है वो एक परिवार है जैसे सिद्धांत पर विदेश नीति का आदर्शनीय आधार है। यानी हमारी जो विदेश नीति है वसुधैव कुटुंबकम पर डिपेंड करती है। और देखिए वसुधैव कुटुंबकम का जो मतलब होता है वो यही होता है कि संपूर्ण विश्व जो है वो एक परिवार है। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, बौद्ध धर्म का प्रसार एशिया और भारत की सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाता है। ठीक है, इससे आप इसमें लिखेंगे योग, आयुर्वेद और संगीत जैसे क्षेत्रों में भारत की नरम शक्ति ने वैश्विक पहचान बना दी है। यानी हम वैश्विक स्तर पर भी पहचान रखते हैं इन मामलों में। अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय निर्धारण तत्व। अभी हमने देखे घरेलू निर्धारण तत्व, अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय निर्धारण तत्व। अंतर्राष्ट्रीय निर्धारण तत्व कौन कौन से होते हैं? जो कि हमारे वैश्विक स्तर के होते हैं। ठीक है, जिसमें आप पहले लिखेंगे वैश्वीकरण शांति संरचना, यानी भारत की जो विदेश नीति है वो वैश्विक शांति संरचना को प्रभावित करती है। शीत युद्ध के दौरान विश्व द्विध्रुवीय था जहां अमेरिका और सोवियत संघ मुख्य शक्ति थी। आपको भी पता होगा शीत युद्ध के टाइम पे पूरा जो विश्व था वो दो ध्रुवों में बढ़ गया था, एक अमेरिका की साइड, एक सोवियत संघ की साइड। शीत युद्ध के बाद विश्व बहुध्रुवीय हो गया जहां अमेरिका, चीन, रूस, यूरोप संघ और भारत जैसे देश महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। उदाहरण के लिए शीत युद्ध के दौरान भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई जो दोनों महाशक्तियों से दूर रहना सिखाती है या दोनों महाशक्तियों से दूरी बनाए रखती है। उसके बाद में हम देखेंगे शीत युद्ध के बाद भारत ने अमेरिका, चीन और रूस के साथ संतुलित संबंध बनाए। हम किसी के भी एक तरह से विरोध में नहीं गए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि भारत संयुक्त राष्ट्र यानी UN, G20, ब्रिक्स और सार्क जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सक्रिय सदस्य है। यानी हमारा जो देश है वो इन सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में कार्य करता है। इन संगठनों ने भारत की भागीदारी ने इसी वैश्विक पहचान को मजबूत किया है। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC में स्थायी सीट के लिए G20 भारत, जापान, जर्मनी, ब्राजील के साथ मिलकर कसरत है। यानी देखिए हमारा जो भारत है अभी फिलहाल वो अभी फिलहाल संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सीट के लिए कार्य कर रहा है, जिसमें जो वो G4 के जो सदस्य हैं जिसमें भारत है, जापान है, जर्मनी है और ब्राज़ील है, इनके साथ वर्क कर रहा है ताकि इसको स्थायी सीट मिल जाए। ठीक है, अगर उदाहरण देखें तो 1992 में भारत ने UN शांति मिशन में सक्रिय भूमिका निभाई थी और 2021 में भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा था जो इसकी वैश्विक नेतृत्व को दर्शाता है। देखिए किसी भी संगठन की अध्यक्षता करना बहुत बड़ी बात होती है और हमारे देश ने भी 2021 में G20 की अध्यक्षता की थी। यानी हमारे देश में G20 जो है वो आयोजित किया गया था। अब हम देखेंगे वैश्वीकरण और आर्थिक अंतर्निर्भरता। किस तरह से ये अंतर्निर्भरता है? वैश्वीकरण ने विश्व को आर्थिक रूप से परस्पर निर्भर बना दिया है। भारत ने 1991 के बाद आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसके एकीकरण को बढ़ावा देती है। आज भारत व्यापार, निवेश और औद्योगिकी के क्षेत्र में वैश्विक भागीदार बन गया है और अपनी जो पहचान है वो अलग से बना रहा है। अगर उदाहरण की बात करें तो मेक इन इंडिया पहल देश के विदेशी निवेश को बढ़ावा देती है। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया ने नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित दिया है, यानी इन्हें बढ़ाया है। अब हम देखेंगे शीत युद्ध का प्रभाव, यानी शीत युद्ध का क्या प्रभाव रहा? शीत युद्ध जो कि हमारा 1947 से 1991 तक चला था ने भारत की विदेश नीति को गहरा प्रभाव डाला था। दौरान भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई जो दोनों महाशक्ति यानी अमेरिका और संयुक्त राष्ट्रीय जो संघ है से दूरी बनाने में मदद की। 1962 चीन युद्ध और 1971 के बांग्लादेश युद्ध ने भारत को सैन्य और राजनीतिक रूप से मजबूत होने के लिए प्रेरित किया या मजबूत होने के लिए एक तरह से ट्रिगर कर दिया कि हाँ भैया अब हमें भी मजबूत होना पड़ेगा। अगर हम इसके उदाहरणों की बात करें तो 1955 में बांडुंग सम्मेलन में भारत की एशियाई और अफ्रीकाई देशों के साथ गुटनिरपेक्षता को बढ़ावा मिला था और इन्हें बढ़ाने का प्रयास किया गया था। अब हम देखेंगे 1971 में इंडो सोवियत मित्रता संधि ने भारत को सुरक्षा और आर्थिक साहस प्रदान करने का प्रयास किया। अब हम देखेंगे क्षेत्रीय संगठन किस तरह से भारतीय, सार्क, आसियान और शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO जैसे क्षेत्रीय संगठनों का सदस्य है। इन संगठनों ने भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा, व्यापार और सहयोग को मजबूत किया है। लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी ने भारत को पूर्व एशिया के साथ गहरा संबंध बनाने में मदद की है। ठीक है, अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो सार्क में भारत दक्षिण एशिया और आर्थिक
और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा मिला है और विज्ञान के साथ भारत के व्यापारिक और निवेश को बढ़ावा मिला है। यानी भारत जो है वो अपने व्यापारिक और जो निवेश है उसे बढ़ा पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे मूव करेंगे। आगे है हमारा भारत के संदर्भ में विशेष निर्धारण तत्व। कौन कौन से ऐसे विशेष निर्धारण तत्व हैं? तो इसमें हम देखेंगे कि भारत की विदेश नीति कुछ विशेष कारकों से प्रभावित होती है। वो कौन कौन से कारक हैं? तो पहला है आपका अनौपचारिक अनुभव। अनौपचारिक अनुभव क्या होते हैं? भारत 2000 वर्षों तक ब्रिटिश उपनिवेश रहा, जो उसकी विदेश नीति को गहरा प्रभाव डालते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत ने उपनिवेशवाद का विरोध किया और तृतीय विश्व के देशों के हितों में बढ़ावा देने का प्रयास किया था। गुटनिरपेक्षता आंदोलन यानी नाम इस देश की एक प्रमुख महत्वपूर्ण कदम था। यह प्रमुख कदमों में से एक माना जाता है। उदाहरण के लिए 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत में उपनिवेशवाद विरोधी नीतियां बनाई गई थी। 1955 में बांडुंग सम्मेलन में भारत के एशियाई और अफ्रीकाई देशों को स्वतंत्रता और सहयोग के लिए प्रेरित किया गया था या फिर इन्हें बढ़ाया गया था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता भारत की विदेश नीति का मूल सिद्धांत है। यह नीति भारत की शीत युद्ध के दौरान स्वतंत्रता और तटस्थ रहने में मदद करती है। नेहरू के अनुसार गुटनिरपेक्षता का मतलब किसी भी सैन्य संगठन में शामिल न होना, बल्कि स्वतंत्र विदेशी नीति अपनाना है। यानी हम किसी के भी साथ मिलना नहीं चाहते, बस स्वतंत्र रहना चाहते हैं। उदाहरण के लिए 1961 में गुटनिरपेक्षता आंदोलन यानी नाम की स्थापना में भारत ने नेतृत्व भूमिका निभाई थी। 1971 में बांग्लादेश मुक्त युद्ध में भारत ने स्वदेशी संघ के साथ सहयोग किया, लेकिन अमेरिका से दूरी बना ली थी। अब हम देखेंगे लोकतांत्रिक मूल्य, किस तरह से भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जैसे कि आपको भी पता है, और इसकी विदेश नीति लोकतंत्र, मानवाधिकार और शांति जैसे मूल्यों पर आधारित है। भारत ने संयुक्त राष्ट्रीय अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लोकतंत्र मानवाधिकारों को समर्थन दिया और उन्हें आगे बढ़ाया है। अब हम देखेंगे उदाहरण में आप लिखेंगे 1990 के दशक में भारत ने नेपाल और श्रीलंका में लोकतंत्र की बहाली के लिए प्रयास किए। यानी जो 1990 में जो भारत है उसने नेपाल में और श्रीलंका में भी लोकतंत्र स्थापित करवाया था। 2021 में भारत ने अफगानिस्तान और मानवाधिकार उल्लंघनों की निंदा भी की थी। अगर हम विकासशील देश की भूमिका के रूप में देखें तो भारत जो है वो एक विकासशील देश है और इसकी विदेश नीति जो है वो विकास, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक न्याय पर केंद्रित है। भारत ने दक्षिण सहयोग को बढ़ावा दिया, जो वैश्विक विकासशील देशों के लिए सहायक है और एक तरह से इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। उदाहरण के रूप में आप लिखेंगे 1964 में G77 की स्थापना में भारत ने विकासशील देशों के हितों को बढ़ावा दिया था और 2015 में ब्रिक्स बैंक की स्थापना में भारत ने विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान की थी, ताकि जो विकासशील देश हैं वो आगे बढ़ सके। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष में आप लिखेंगे भारत की विदेश नीति घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निर्धारण तत्वों से प्रभावित होती है। घरेलू तत्वों में भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक परंपराएं, आर्थिक विकास, सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विरासत शामिल है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय तत्वों में वैश्विक शांति संरचना, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, वैश्वीकरण, शीत युद्ध का प्रभाव और क्षेत्रीय संगठन शामिल है। इन तत्वों ने भारत को स्वायत्तता, आत्मनिर्णय और गुटनिरपेक्षता जैसे सिद्धांतों पर आधारित स्वतंत्र विदेशी नीति अपनाने में मदद की है। आज के समय में जब विश्व बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, भारत की विदेश नीति यथार्थवाद और आदर्शवाद के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास कर रही है। आर्थिक विकास, सुरक्षा और वैश्विक नेतृत्व जैसे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भारत का अपनी विदेश नीति को लगातार अपडेट करते रहना होगा, ताकि वैश्विक चुनौतियों का सामना कर सके और राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा दिया जा सके। भारत की विदेश नीति स्विंग स्टेट के रूप में वैश्विक शक्ति संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और इम्पोर्टेंट रोल के साथ ये आगे बढ़ रही है। आई होप क्वेश्चन 1 अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन 2 है हमारा, भारत की विदेश नीति के उद्देश्य और सिद्धांत का विस्तार से वर्णन कीजिए। यानी जो उद्देश्य है और जो सिद्धांत है वो हमें बताने हैं। तो सबसे पहले परिचय लिखेंगे। किसी देश की विदेश नीति का मुख्य
उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की पूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करना होता है। भारत की विदेश नीति स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही गुटनिरपेक्षता, शांति और सह अस्तित्व जैसे सिद्धांतों पर आधारित है, जो कि हम लास्ट क्वेश्चन में भी देख चुके हैं। वॉल्टन के अनुसार विदेश नीति का निर्माण राष्ट्रीय हितों को केंद्र में रखकर किया जाता है और हितों को प्राप्त करने के लिए सिद्धांतों का पालन किया जाता है। आगे अब हम देखेंगे भारत की विदेश नीति के उद्देश्य और सिद्धांत ने इसे वैश्विक मंच पर एक मजबूत और स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित कर दिया है। क्योंकि देखिए, अगर हमारे भारत की विदेश नीति ना होती इतनी अच्छी, तो शायद हम इस मुकाम तक पहुंच भी नहीं पाते। नेहरू के नेतृत्व में भारत ने गुटनिरपेक्षता नीति अपनाई, जो शीत युद्ध के दौरान भारत को स्वतंत्र और तटस्थ रहने में मदद करती है। आज के समय भारत की विदेश नीति यथार्थवाद और आदर्शवाद के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास कर रही है, जो आर्थिक विकास, सुरक्षा और वैश्विक नेतृत्व के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या मदद कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसी में देखेंगे भारत की विदेश नीति के उद्देश्य, यानी क्या क्या उद्देश्य हैं। तो पहला है राष्ट्रीय सुरक्षा। भारत की विदेश नीति का प्राथमिक उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है। 1962 के चीन युद्ध और 1965-1971 के पाकिस्तान युद्ध ने भारत को सैन्य मजबूत की आवश्यकता को समझाया। आज भारत परमाणु संपन्न देश है और सैन्य आधुनिकीकरण पर जोर दे रहा है। अग्नि, ब्रह्मोस और तेजस जैसे मिसाइलों ने भारत की सुरक्षा क्षमता को मजबूत किया है, यानी ये जो मिसाइलें हैं ये भारत की जो सुरक्षा क्षमता है उसको और ज़्यादा मजबूत कर रही हैं। उदाहरण के लिए 1974 का पोखर परमाणु परीक्षण ने भारत को परमाणु क्लब में शामिल कर लिया था और 1998 में पोखर 2 परीक्षण ने भारत को परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया था। अगर इसके महत्व की बात करें तो सीमा सुरक्षा, भारत की सीमा 7 देशों से लगती है। कौन कौन से देश हैं अभी मैंने बताए थे, अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, जिसकी वजह से हमें सुरक्षा चुनौती का सामना करना पड़ता है। आतंकवाद का मुकाबला, भारत आतंकवाद को वैश्विक खतरा मानता है और इसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों को भी बढ़ावा देता है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आतंकवाद है उसे खत्म किया जा सके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे आर्थिक विकास। भारत की विदेश नीति आर्थिक विकास पर केंद्रित है। 1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद भारत ने वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण की नीति अपनाई, जो आर्थिक विकास को गति देने में मदद करती है। और आज हमारा भारत विश्व की जो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उनमें से हो गया है। G20, ब्रिक्स और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB जैसे संगठनों का सक्रिय भूमिका निभा रहा है अभी हमारा देश करंटली। अगर हम इसका उदाहरण यानी एग्जाम्पल लिखें तो इसमें आप लिखेंगे मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे पहले आर्थिक विकास को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, लुक ईस्ट पॉलिसी पूर्व एशिया के साथ आर्थिक विकास को मजबूत करने में मदद कर रहे हैं। अगर महत्व की बात करें तो भारत विदेश नीति को आकर्षित करने के लिए नीतिगत सुधारों को अपना रहा है, यानी जो जो सुधार करने चाहिए उन्हीं सभी को अपना रहा है। व्यापक संतुलन, भारत निर्यात को बढ़ावा दे रहा है और आयात पर निर्भरता को कम कर रहा है, ताकि जो हमारा निर्यात है वो तो हो पर आयात जो है वो थोड़ा कम हो जाए। अगर हम वैश्विक शांति और सुरक्षा की बात करें तो भारत की विदेश नीति वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ाने पर केंद्रित है। भारत की संयुक्त राष्ट्रीय और अन्य राष्ट्रीय मंचों पर शांति स्थापित करने का सक्रिय भूमिका निभा रही है या फिर सक्रिय प्रयास कर रही है। अगर उदाहरण के रूप में देखें तो 1992 में भारत ने UN शांति मिशन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। 2021 में भी जो भारत है उसमें G20 की जो अध्यक्षता है वो की गई थी। ठीक है, एंड अगर इसके महत्व की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे आतंकवाद का मुकाबला, भारत आतंकवाद को वैश्विक खतरा मानता है और इसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कानून को मजबूत करने का प्रयास भी करता है। परमाणु निरस्त्रीकरण, भारत परमाणु प्रसार संधि यानी NPT का समर्थन करता है, परमाणु हथियारों का प्रयोग को रोकने के लिए प्रयास करता है। यानी देखो, हमारे पास खुद भी परमाणु हथियार हैं पर हम उनका प्रयोग कभी नहीं करते, वो सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए एक तरह से हथियार हैं कि अगर कोई ताकि हम किसी को डरा सकें कि हाँ भाई हमारे पास भी परमाणु हथियार है, ज़्यादा फालतू बोलने की ज़रूरत नहीं है। बट एक्चुअल में ये है कि हम उन्हें यूज़ भी नहीं कर सकते। क्यों यूज़ नहीं कर सकते? क्योंकि अगर हमने उन्हें यूज़ किया तो आधे से ज़्यादा दुनिया तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी, तो इसीलिए हम उन्हें यूज़ भी नहीं कर सकते। आपको याद होगा द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के लिए जो अमेरिका है उसने जापान पर
जापान के 2 देशों पर परमाणु हथियार चलाए थे, एक नागासाकी, एक हिरोशिमा, जिसके अभी तक जो लोग हैं ना वो विकलांग ही पैदा होते हैं। तो ये इसका साइड इफ़ेक्ट होता है। तो इसीलिए ये हथियार कोई भी चलाने से पहले सोचता है, ठीक है? और अब आप लोग मुझे बताना वो जो 2 जो परमाणु बम चलाए गए थे उनका क्या-क्या नाम था, ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे सांस्कृतिक और नरम शक्ति का प्रसार किस तरह से भारत की विदेश नीति सांस्कृतिक और नरम शक्ति के प्रसार पर केंद्रित है। बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और योग जैसे क्षेत्रों में भारत की वैश्विक पहचान मजबूत है। वसुधैव कुटुंबकम जैसे सिद्धांत भारत की विदेश नीति को दार्शनिक आधार देते हैं। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि पूरा विश्व जो है वो एक परिवार है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे उदाहरण के रूप में बौद्ध धर्म का प्रसार एशिया में भारत की सांस्कृतिक प्रभाव को बढ़ाता है। और इसमें आप लिखेंगे योग, आयुर्वेद और संगीत जैसे जो क्षेत्र हैं उसकी वजह से भी जो भारत है वो नरम शक्ति में शामिल हो गया है। अगर इसके महत्व की बात करें तो सांस्कृतिक कूटनीतियाँ भारत सांस्कृतिक कूटनीतियों के माध्यम से वैश्विक संबंधों को मजबूत कर रहा है और वैश्विक स्तर पर अपनी जो स्थिति है उसे मजबूत कर रहा है। अगर हम शिक्षा और पर्यटन की बात करें तो भारत अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करता है और पर्यटन को बढ़ावा देता है ताकि भारत में भी लोग आएँ और अपनी जो शिक्षा है उसे ग्रहण करें। और पर्यटन यानी घूमने के लिए, घूमने के पर्पज़ से लोग भारत में आएँ, ठीक है? नेक्स्ट अब हम देखेंगे विकासशील देशों के हितों का प्रचार किस तरह से भारत एक विकासशील देश है और जो विकासशील देश हैं उनके हितों का प्रचार करता है। और इसकी जो नीति है वो विकास, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक न्याय पर केंद्रित होती हैं ताकि जो और देश हैं उनको भी सहायता हो सके। भारत ने दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ावा दिया है जो विकासशील देशों के बीच सहयोग को बढ़ा रहा है। अगर उदाहरण के रूप में देखें तो 1964 में G77 की स्थापना भारत ने विकासशील देशों के हितों को बढ़ावा करने के लिए करवाई गई थी। और 2015 में ब्रिक्स बैंक की स्थापना भारत ने विकासशील देशों को एक तरह से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी, ठीक है? उसके बाद में अगर हम इसका महत्व देखें तो महत्व में आप लिखेंगे आर्थिक सहयोग। भारतीय विकासशील देशों को आर्थिक सहयोग प्रदान करता है। तकनीकी सहायता भारत तकनीकी ज्ञान साझा करता है और जो क्षमता है उसको निर्धारित करता है और एक तरह से जो चीज़ें हैं उनको दूसरों के साथ साझा करके अपने ज्ञान को बढ़ाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे भारत की विदेश नीति के सिद्धांत। क्या क्या सिद्धांत हैं? तो पहला है हमारा गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता भारत की विदेश नीति का मूल सिद्धांत है। यह नीति भारत को शीत युद्ध के दौरान स्वतंत्र और तटस्थ रहने में मदद करती है। नेहरू के अनुसार गुटनिरपेक्षता का मतलब किसी भी सैन्य गठबंधन में शामिल ना होना बल्कि स्वतंत्र विदेश नीति अपनाना या सभी से अलग रहना ही हमारा गुटनिरपेक्षता था, ठीक है? अगर हम इसके उदाहरण देखें तो 1961 में गुटनिरपेक्षता आंदोलन यानी नाम की स्थापना और भारत ने नेतृत्व की भूमिका निभाई थी। और 1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में भारत ने स्वायत्तता संघर्ष के साथ सहयोग के लिए अमेरिका से दूरी बना ली थी ताकि हमारे देश पर किसी का भी प्रभाव नहीं पड़े। अगर इसका महत्व देखें तो स्वायत्तता गुटनिरपेक्षता ने भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाने में मदद की और वैश्विक पहचान। इस नीति ने भारत को तृतीय विश्व का नेता बना दिया क्योंकि अब हमारे भारत जो है वो तृतीय विश्व की एक तरह से जो पहचान है वो बन गया था। अब हम देखेंगे पंचशील सिद्धांत। पंचशील सिद्धांत क्या है? पंचशील शांति संपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत हैं जो 1954 में भारत और चीन के बीच हस्ताक्षरित हुए थे। यानी देखो जब 1954 में युद्ध हुआ था तो उसके बाद में पंचशील सिद्धांत पर एक तरह से हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसमें सार्वभौमिकता और क्षेत्रीय अखंडता के आपसी सम्मान की बात की गई थी, आपसी गैर आक्रमणकर्ता की बात की गई थी, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप की बात की गई थी, समान और पारस्परिक लाभ की बात की गई थी, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की इसमें बात की गई थी जो हमारा पंचशील समझौता था, ठीक है? अगर हम इसके उदाहरणों की बात करें तो 1954 का भारत चीन समझौता जो कि पंचशील सिद्धांत था। उसके बाद में 1955 का बॉन्डुंग सम्मेलन में भारत में एशियाई और अफ्रीकाई देशों के साथ पंचशील सिद्धांत बनाया गया था या पंचशील सिद्धांत अपना लिया गया था। और इसका महत्व देखें तो शांति स्थापित यानी पंचशील जो सिद्धांत है ये अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखता है और सहयोग, यह सिद्धांत पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देता है और एक दूसरे में इंटरफेयर करने से रोकता है, ठीक है? नेक्स्ट अब हम देखेंगे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व भारत की विदेश नीति का मूल सिद्धांत है। यह सिद्धांत विभिन्न विचारधाराओं और व्यवस्था वाले देशों के बीच शांति और सहयोग को बढ़ावा देता है ताकि सभी लोग शांति से
आगे बढ़ सके। उदाहरण के लिए शीत युद्ध के दौरान भारत के अमेरिकी और सोवियत संघ दोनों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए गए थे। 1971 में इंडो सोवियत मित्रता संधि ने भारत को सुरक्षा और आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए अमेरिका के साथ संबंध बनाए थे। अगर इसके महत्व देखें तो वैश्विक शांति, यह सिद्धांत वैश्विक शांति को बढ़ावा देता है और सह अस्तित्व यह विभिन्न सांस्कृतिक और व्यवस्थाओं के बीच सह अस्तित्व को भी मजबूत करता है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम हस्तक्षेप देखें तो हस्तक्षेप में आप लिखेंगे हस्तक्षेप का सिद्धांत भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण अंग है। इस सिद्धांत के अनुसार भारत दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता और अपने आंतरिक मामलों में भी बाहरी हस्तक्षेप का विरोध करता है, ताकि कोई भी हमारे जो आंतरिक मामले हैं उनमें इंटरफेयर नहीं करे। अगर उदाहरण की बात करें तो 1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि शरणार्थी की सुरक्षा के लिए कदम उठाए थे। और 2021 में अफगानिस्तान संकट में भारत ने अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन मानव अधिकारों का उल्लंघन की निंदा भी की थी। यानी देखो, ना तो हमारा भारत अपनी आंतरिक मामलों में इंटरफेयर करता है, ना ही दूसरों से करवाता है। ठीक है, अगर हम इसके महत्व की बात करें तो संप्रभुत्वता, यह सिद्धांत देश के जो संप्रभुत्वता है उसको बढ़ाता है। आत्मनिर्णय, यह देशों के आत्मनिर्णय के आधारों को बढ़ा देता है और मजबूत करता है। अब हम देखेंगे यथार्थवाद और आदर्शवाद का संतुलन, यानी किस तरह से जो भारत है वो यथार्थवाद और जो आदर्शवाद है उसका संतुलन करता है। भारत की विदेश नीति यथार्थवाद और आदर्शवाद के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करती है। यथार्थवाद राष्ट्रीय हितों को केंद्र में रखता है, जबकि आदर्शवाद नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए 1962 के चीन युद्ध के बाद भारत ने सैन्य मजबूती पर जोर दिया, जो कि यथार्थवाद को बढ़ाता है। और 1971 में बांग्लादेश मुक्त युद्ध में भारत ने मानवाधिकारों की रक्षा की, जो कि आदर्शवाद को बढ़ाता है। और इसके महत्व की बात करें तो राष्ट्रीय हित, ये संतुलन राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देता है। और वैश्विक पहचान की बात करें तो भारत को एक नैतिक नेता के रूप में प्रस्तुत करता है या फिर स्थापित करता है। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष में आप लिखेंगे भारत की विदेश नीति के उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, वैश्विक शांति, सांस्कृतिक प्रसार और विकासशील देशों के हितों को बढ़ावा देना पर केंद्रित है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भारत ने निरपेक्षता, पंचशील, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, हस्तक्षेप और यथार्थवाद आदर्शवाद का संतुलन जैसे सिद्धांतों का पालन किया है, जो कि अभी हमने देखा भी है। आज के समय में जब विश्व बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, भारत की विदेश नीति यथार्थवाद और आदर्शवाद के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास कर रही है। आर्थिक विकास, सुरक्षा और वैश्विक नेतृत्व जैसे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भारत को अपने विदेश नीति को लगातार अपडेट करना, यानी टाइम पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ताकि वो वैश्विक चुनौतियों का सामना कर सके और राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा दे सके। भारत की विदेश नीति स्विंग सेस्ट के रूप में वैश्विक शांति संतुलन को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आई होप आपको यहाँ तक जो क्वेश्चंस थे वो समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी में भी क्वेश्चन में डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज आज की इस वीडियो को हम लोग इतना ही रखते हैं। इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमारे जो इंस्टाग्राम आईडी है उसे चेकआउट कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं एंड आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एंड अगर आप इन सभी नोट्स की सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इस ऐप में आपको ये सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपकी स्टडी को और भी ज़्यादा इजी एंड कंफर्टेबल बना देंगे। एंड आप अपने सेमेस्टर के और भी जो सब्जेक्ट हैं उनके नोट्स देख पाएंगे। तो वीडियो को लाइक करना है, ऐप को डाउनलोड करना है एंड अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।